4.1 प्रस्तावना। राज्य राजनीतिशास्त्र की आधारभूत अवधारणा होने के कारण उसका अपना महत्व है। प्राचीन यूनान काल से अब तक राज्य की अनेक परिभाषाएं की गई हैं। वास्तव में जितने सिद्धांतवादी हुए हैं उतनी ही इसकी परिभाषा करने का प्रयास किए गए। राज्य का अर्थ बताते हुए लगभग सभी उदारवादियों ने इसे जनसंख्या, निश्चित सीमा, प्रशासन, सरकार तथा प्रभुसत्ता के साथ संबंध किया। आर्थिक रूप से प्रभुत्व वाले वर्ग के हाथ में यह एक उपकरण है जो अभाव वाले लोगों का शोषण करता है। यह बुर्जुआ लोगों के ऐसी कार्यकारिणी समिति है जो सर्वहारा लोगों का दमन करती है, जैसा कि मार्क्स ने पूंजीवादी प्रणाली के बारे में कहा था। राज्य के बारे में अराजकतावादियों, सामाजिक लोकतांत्रिकों तथा गांधीवादियों के अपने भिन्न परिदृश्य हैं। इस प्रकार विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों ने राज्य के बारे में भिन्न भिन्न अर्थ प्रस्तुत किए हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में भी विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं। इसी प्रकार इसकी प्रकृति और कार्यों के बारे में भी विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। राज्य की अवधारणा का समग्र रूप में समझने के लिए आवश्यक है कि इसे सभी परिप्रेक्ष्यों में जाना जाए। राज्य की अवधारणा का तात्पर्य। 2.1 राज्य अवधारणा की व्युत्पत्ति। दो दशमलव एक राज्य अवधारणा की व्युत्पत्ति। राज्य स्टेट के अस्तित्व का तथ्य इसके नाम से भी पुराना है। राज्य के लिए प्रयुक्त होने वाला अंग्रेजी का स्टेट शब्द 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में इटली में मैकियावेली के लेखों में स्टेटो शब्द के रूप में मिला, 1469 से 1527। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और फ्रांस में संस्था राजनीति के अर्थ में राज्य का तात्पर्य सामान्य रूप से प्रचलित हुआ। 17वीं शताब्दी के दौरान स्टाटगंस्ट शब्द जर्मन भाषा के रेजियोन दी स्टेट के समानार्थक रूप में प्रयुक्त होने लगा और इसके कुछ समय बाद यह शब्द स्टाट्सरेcht जस्ट पब्लिसिम के अर्थ में इस्तेमाल किया जाने लगा। इस प्रकार स्टेट शब्द का प्रयोग होने लगा। स्टेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द स्टैचू से हुई, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की किसी संस्था की पोजीशन या स्टैंडिंग। अर्नेस्ट बार्कर ने लैटिन शब्द स्टेटस के अंग्रेजी के 3 शब्द दिए। ए स्टेट किसी संपत्ति के बारे में पोजीशन या स्टैंडिंग। 2 ए स्टेट को सामाजिक हैसियत की प्रणाली में स्तर या ग्रेड के प्राथमिक अर्थ में अथवा ऐसे ग्रेड या रैंक के संबंध में हैसियत के रूप में इस्तेमाल। और 3 ए स्टेट जैसे व्यक्ति या व्यक्तियों की किसी संस्था में निहित गौरव या शांत प्रारंभिक रूप में अनोखी हैसियत, इस प्रकार की जो राजनीतिक और डिग्री के हिसाब से सुपीरियर या सुप्रीम हो। 16वीं 17वीं शताब्दियों के दौरान यहां तक कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों तक स्टेट शब्द कुछ हद सॉवरेन तक अथवा याकिन के समानार्थक समझा जाने लगा। अगर लुईस 14वें ने कहा मैं स्टेट हूं, एक एम द स्टेट, तो इसमें आश्चर्य नहीं है। और इस सदंभ में बार्कर ने कहा है, क्या अपनी दृष्टि में वह लुई 14 या नहीं था, उसी तरह जैसे कि उसकी प्रजा थी, वह व्यक्ति जो सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता होते हुए स्टेट तथा पोजीशन का उपभोग करता था, क्या वह द स्टेट नहीं था। प्राचीन यूनान में पोलिस शब्द का इस्तेमाल अथवा प्राचीन रोम में रिपब्लिका अथवा पश्चिम में मध्य युग के दौरान कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ स्टेटलीनेस जैसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था प्रभुसत्तात्मक राजनीतिक स्थिति के विचार को स्पष्ट रूप से या परिभाषा की दृष्टि से समाहित नहीं करते। यही कारण है कि ये शब्द पोलिस, रिपब्लिका, कॉमनवेल्थ का तात्पर्य शासकों के दबाव की अपेक्षा कहीं अधिक था। वास्तव में इन शब्दों का तात्पर्य सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की संपूर्ण संस्था केवल हिस्सा बनने वाले शासकों, हालांकि वास्तव में प्रमुख से होता था। कयल मैकियावेली के लेखों लिखित है, उसके पश्चात अन्य सिद्धांतवादियों के लेखन में स्टेट शब्द प्रचलन में आया। शासक की स्थिति न केवल उसकी प्रजा के संदर्भ में बल्कि अंतः शासक जिस हैसियत की स्थिति को प्राप्त करने लगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 19वीं शताब्दी के अधिकांश हिस्से में इंग्लैंड और फ्रांस में न्यायविदों के प्रयास के कारण सार्वभौम सत्ता के आंतरिक वर्चस्व तथा बाह्य स्वतंत्रता पर काफी कुछ जोर दिया जाने लगा। मताधिकार के रूप में लोकतंत्र उदार पूंजीवादी प्रणाली से संबंध किया जाने लगा और वहां रहने वाले लोगों की महान संस्था में सम्मिलित करने के लिए राज्य की अवधारणा स्वयं उदार बनती गई। बार्कर ने बताया, राज्य अब संपूर्ण समुदाय, संपूर्ण वैधानिक संघ, संपूर्ण न्यायिक संगठन है। यह लोकतंत्र है या लोकतंत्र का परिणाम है। इसके पश्चात हमें अब स्वयं अपने ही राज्य के बारे में सोचना होगा और इसके पश्चात हमें राज्य नाम से पहले अभिहित सत्ता को सरकार के नाम से जानना होगा। 2.2 राजनीतिक दार्शनिकों के राज्य के बारे में विचार। प्राचीन तथा वर्तमान के विचारकों ने राज्य की जो विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, उन पर दृष्टिपात करने पर इस अवधारणा के बारे में उनके विचार का पता लगता है। प्लेटो 4287 348 7 ने राज्य की परिभाषा करते समय बताया कि राज्य संबंधों की ऐसी परिप्रेक्ष्य है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करता है और जहां शासक इन संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु 384 से 322 ने राज्य की परिभाषा करते हुए उसे कुटुंबों और गांवों का ऐसा संघ बताया जो गुणों से पूर्ण जीवन बिताते हैं और एक ऐसा लक्ष्य रखते हैं जिसमें पूर्ण तथा आत्मपूर्ण अस्तित्व बना रहता है। प्राचीन रोम का एक विधिवेत्ता सिसरो 106 से 43 ने कहा है कि राज्य लोगों का मामला है जो कानून तथा अधिकारों के बारे में एक सामान्य सहमति से संगठित रहते हैं और जो आपसी लाभ में सहभागी बनने की इच्छा रखते हैं। आधुनिक काल के प्रारंभ में हमारे बीच मैकियावेली 1469 से 1527 राज्य की परिभाषा करते हुए उसे अनेक कुटुंबों की वैधतापूर्ण सरकार बताता है जिनका प्रभुराता शक्ति के साथ समान स्वामित्व होता है। जीन बोर्डिन 1530 से 1596 ने राज्य को विधिवत सरकार के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है, अनेक परिवारों और संप्रभुता प्राप्त लोगों के आधिपत्य में हो।
थॉमस हाब्स 1588 से 1679 राज्य के बारे में कहता है जो लोगों को अपना संरक्षण तथा उसके द्वारा और अधिक संतुष्ट जीवन प्रदान करता है। जॉन लॉक 1632 से 1704 कहता है लोगों के राष्ट्र के रूप में एक होने तथा स्वयं को सरकार के अंतर्गत रखने का महान तथा प्रमुख लक्ष्य अपनी गरीबी को संरक्षित रखना। बेथम 1748 से 1832 राज्य को अधिकतम संख्या की अधिकतम प्रसन्नता प्राप्त करने का साधन मानता है और इसके लिए यह सरकार के सहायक लक्ष्य निर्दिष्ट कहता है बहुलता, गुजारा, समानता तथा सुरक्षा। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903 राज्य को एक प्रबंधन समिति मानता है जिसके पास नागरिकों की स्वीकृति द्वारा प्राप्त नैतिक स्वीकृति के बाहर कोई तात्विक प्राधिकार नहीं है। रूसो 1712 से 1778 राज्य के बारे में कहता है कि यह सार्वजनिक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों के संघ द्वारा गठित पहले नंगर का नाम लिया और अब रिपब्लिक या राजनीतिक संस्था का रूप लिया। इसके सदस्य इसे राज्य कहते हैं जब यह निष्क्रिय हो, सक्रिय होने पर प्रभुसत्ता और जैसे अन्य के साथ तुलना करने पर इसे शक्ति कहा जाता है। एडमंड बर्ग 1729 से 1793 राज्य की परिभाषा करते हुए इसे सभी विज्ञानों में एक भागीदारी, सभी कलाओं में भागीदारी तथा सभी गुणों में भागीदारी और सभी में पूर्णता न केवल जो जीवित है और जो मृत है तथा जो अभी जन्म लेने वाले हैं उनके बीच भागीदारी। हेजल 1770 से 1831 राज्य को एक दैवी तथा नैतिक इकाई मानता है जो सभी आध्यात्मिक वास्तविकता प्रदान करने में सक्षम है। जॉन स्टूबार्ट मिल 1806 से 1873 राज्य को सकारात्मक साधन मानता है जो व्यक्ति को प्रगति हासिल करने में तथा स्वतंत्रता का आनंद लेने में सहायता करता है। थॉमस हिलग्रीन 1836 से 1882 राज्य की परिभाषा करते हुए उसे व्यक्तियों की संस्था बताता है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अधिकारों से युक्त तथा उन अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ संस्थाओं से मुक्त बताता है। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तथा फ्रेडरिक एंजल्स 1820 से 1895 राज्य को अर्थव्यवस्था में वर्ग प्रभुत्व का एक राजनीतिक संगठन मानता है जिसका उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था की सुरक्षा रखना है। संभ्रांत वर्ग कुछ लोगों का बहुत लोगों पर शासन मानते हैं, यह मात्र इतिहास का तथ्य है जहां बहुलवादी समाज में सामाजिक व्यवस्था कायम करने के लिए उत्तरदायी है। फांसीवादियों ने राज्य को आदर्श रूप दिया है और उनका विश्वास है कि इसके द्वारा कोई भी गौरव प्राप्त किया जा सकता है। श्रमिक संघवादी तथा अराजकतावादी राज्य की योग्यता पर ही संदेह करते हैं और बिना राजनीतिक दास्ता तथा आर्थिक शोषण के स्वतंत्र परिप्रेक्ष्य की आकांक्षा करते हैं। विकासवादी समाज में राज्य के जरिए ऐसा समाजवाद लाने की आकांक्षा करते हैं जिसमें राज्य सुधार लाने वाला एक अभिकरण है। 2.3 राज्य कैसे स्थापित होता है? प्रारंभ से ही राज्य में भूमि तथा लोगों का संदर्भ शामिल किया गया है। इस संदर्भ में देश, राष्ट्र, समाज तथा कोई संघ बहुत ही सामान्य शब्दों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इस तथ्य को निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि राज्य न तो एक देश है, न ही एक राष्ट्र तथा न ही एक समाज है। प्रादेशिक राज्य उसी अर्थ में एक देश है जैसा कि स्वतंत्र देश एक राज्य होता है। हम जब भी देश के बारे में बात करते हैं तो उस संदर्भ में मिट्टी, मौसम, जलवायु, सीमाएं तथा संक्षेप में समस्त भूगोल इस दायरे में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार हम देश शब्द को भौगोलिक रूप में एक विशेष स्थिति में पाते हैं। राज्य शब्द तथा देश शब्द वास्तव में राजनीतिक अवधारणा है। प्रत्येक राज्य एक देश होता है परंतु देश जब तक स्वाधीन नहीं होता वह राज्य नहीं। एक देश के सभी क्षेत्र पर अत्यधिक एकता का उपयोग करते हुए रहने वाले लोग एक राज्य हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यदि लोगों की वह संख्या सार्वभौम है तो वह राज्य है और यदि वह किसी जनता के नियंत्रण में है तो वह राज्य नहीं है। राज्य में एकता भावनात्मक आधार पर होती है और उनकी एकता राज्य की इकाई में कानून के जरिए लाई जाती है। एक राष्ट्र बाह्य तथा शाश्वत एकता है जबकि एक राज्य एक बाह्य संघ है। एक राज्य में अनेक राष्ट्र हो सकते हैं जबकि एक राष्ट्र में एक से अधिक राज्य हो सकते हैं। सुबाइन कहता है राष्ट्र संस्कृति की एकता, एक सामान्य भूमि, सामान्य भाषा तथा साहित्य के लिए वफादारी की भावना, इतिहास तथा सामान्य नायकों और सामान्य धर्म की पहचान चाहता है, जबकि दूसरी ओर राज्य वैधानिक एकता और राजनीतिक सत्ता का उल्लेख करता है। मैकनवेर ने कहा है कि राज्य एक समाज नहीं है, यहां तक कि समाज का एक रूप भी नहीं है। उसके अनुसार यह एक संघ है जो समाज के लोगों के उत्कृष्ट बाह्य संबंधों का नियमन करता है। पार्कर ने कहा है कि राज्य एक ऐसा राजनीतिक संघ है जिसके पास शक्ति का इस्तेमाल करने का वैधानिक अधिकार है। इस प्रकार राज्य का तात्पर्य यह एक राजनीतिक वैधानिक संस्था है जो कानून तथा व्यवस्था के प्रवर्तन तथा संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह भीतर से सभी संघों से सर्वोच्च है और बाहर से किसी नियंत्रण से स्वतंत्र है और एकमात्र इसी के पास बलपूर्वक शक्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार है। राज्य अपनी व्यापक प्रणाली में पाया जाता है, यह उन संरचनाओं में पाया जाता है जो कानून उन्हें लागू करती है, जैसे विधायिका, कार्यकारिणी तथा न्यायिक संस्था है। सरकार यह अफसरशाही संस्थाओं में पाया जाता है जो कार्यकारी मंत्रालय के साथ संबंध होते हैं। यह उन संस्थाओं में आ जाता है जिन्हें धमकी की स्थिति में संचालन करने के लिए बुलाया जाता है, जैसे सेना और पुलिस। एक प्रकार से राज्य इन सभी संस्थाओं का समग्र भाग है। राल्फ मिलिबैंड लिखता है ये संस्थाएं हैं सरकार, प्रशासन, सैनिक तथा पुलिस, न्यायिक शाखा, उपकेंद्रीय सरकार और संसदीय संस्थाएं जो सब मिलकर राज्य बनाती। इन संस्थाओं में राज्य की शक्ति रहती है। इन संस्थाओं के जरिए राज्य का कानून आता है और भौतिक ताकत का इस्तेमाल करने का उनसे वैधानिक अधिकार मिलता है। आज का राज्य यही है। यह एक व्यवस्था है जिसे युद्ध के बाद के काल में अमरीकियों में राजनीतिक व्यवस्था बताया। युद्ध के बाद के अमरीकियों डेविड ईस्टन, आलमांड और पावेल तथा डेहेल ने राजनीतिक व्यवस्थाओं का नाम दिया है। यह एक व्यवस्था है जिसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक राजनीतिक संस्थाएं हैं, छोटे तथा बड़े औद्योगिक घराने तथा सांस्कृतिक तथा धार्मिक संगठन है। यह अंतरकार्यों की एक प्रणाली है जिसके चारे में डेविड ईस्टन ने कहा था कि जिसके जरिए मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन किया जाता है।
राज्य के प्रारंभिक काल से ही इसने साधन के रूप में कार्य किया, कुछ का पक्षपात करते हुए तथा कुछ को भयभीत करते हुए, हमेशा ऐसे हाथों में रहते हुए जो इसका नियंत्रण करते हैं। लास्की लिखता है, कोई भी व्यक्ति जो ऐतिहासिक साक्ष्यों की जांच पड़ताल करता है, इस बात से इनकार नहीं सकता कि राज्य के संचालनों में पूर्वाग्रह है। यूनान का नगर राज्य गुलामों के प्रति पूर्वाग्रह से युक्त था। रोमन साम्राज्य गुलामों और गरीबों के प्रति पूर्वाग्रह रखता था। मध्यकालीन विश्व ने राज्यों का उन लोगों के पक्ष में पूर्वाग्रह था जिनके पास जमीन जायदाद का स्वामित्व था। औद्योगिक क्रांति के बाद राज्य उत्पादन के उपकरणों के पक्ष में पूर्वाग्रह युक्त था और यह उनके खिलाफ था जिनके पास अपने श्रम को बेचने के सिवाय कुछ नहीं था। लास्की के तर्क को पूरा करते हुए इतना और कहा जा सकता है कि समाजवादी राज्य श्रमिकों के पक्ष में पूर्वाग्रहित है। यह बात याद रखनी चाहिए कि राज्य का औचित्य एक सेवक के हैसियत से है। यदि राज्य अपने मालिकों के हित में संचालन करता है तो यह पर्याप्त प्रमाण है कि सेवक विश्वस्त है। 4.3 राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, बल सिद्धांत, पितृसत्ताक और मातृसत्ताक सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, विकासात्मक ऐतिहासिक सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत शामिल हैं। इनमें जो प्रमुख हैं और जिनके बारे में व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है, उनमें राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं सामाजिक अनुबंध सिद्धांत और ऐतिहासिक विकास सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत। 3.1 सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की स्पष्ट तथा व्यापक अभिव्यक्ति 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स तथा जॉन लॉक तथा 18वीं शताब्दी के फ्रांस से रूसो से संबंधित हैं। इस सिद्धांत में बताया गया है कि राज्य मनुष्य के सोच समझ के इरादों का परिणाम है जो पूर्व नागरिक तथा पूर्व राजनीतिक अवधि में अनुबंध समझौते के जरिए संपन्न हुआ, जिसे राज्य की प्रकृति कहा गया। इसलिए इस सिद्धांत में यह स्वीकार किया जाता है कि एक ऐसा समय था जब कोई राज्य नहीं था और लोग प्रकृति के राज्य में रहते थे। उसका तात्पर्य यह कि ऐसी स्थिति जिसमें लोग बिना कानून, बिना सत्ता तथा बिना सरकार के रहते थे। ऐसा लगता है कि हॉब्स, लॉक और रूसो मानव समाज को दो युगों में विभक्त करते हैं, प्रकृति के राज्य का युग तथा राजनीतिक समाज बटा राज्य का युग। उन्हीं का कहना है कि राज्य की व्यवस्था रखने का अनुबंध प्रकृति के मुझ में रहने वाले लोगों द्वारा तैयार किया। अनुबंध का निर्णय कर लेने के पश्चात लोगों ने प्रकृति के राज्य को छोड़ दिया, राजनीतिक समाज में प्रवेश कर गए। इसलिए अनुबंध विभाजक रेखा है। तीनों दार्शनिकों अनुबंधवादियों के विचार में ऐसा लगता है कि प्रकृति के राज्य में उन्होंने राज्य की आवश्यकता महसूस की, इसलिए उनमें राज्य की जरूरत का अनुबंध हुआ और अनुबंध के बाद राज्य सामने आया। राज्य के प्रकट होने के पश्चात शासक तथा शासित के बीच अंतर किया जा सका और राज्य की सत्ता तथा राज्य की शक्ति के बारे में उसके बाद जोर दिया गया। विभिन्न मुद्दों पर अनुबंधवादियों में समझौता नहीं था। उदाहरण के लिए प्रकृति का राज्य क्या था, मानव की दशा क्या थी, अनुबंध की प्रकृति क्या थी, अनुबंध के बाद किस प्रकार का राज्य सामने आया। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में अनुबंधवादियों में भयंकर मतभेद विद्यमान है। किस बात पर ये सहमत थे? यह था प्रकृति के राज्य में एक प्रकार का कानून जिसे प्राकृतिक कानून कहा गया। मनुष्यों के पास प्राकृतिक अधिकार नहीं थे, परंतु अनुबंध से बाहर निकलने के संबंध में हॉब्स ने एक सर्वशक्तिमान राज्य प्रस्तुत किया। जैसे पूर्ण प्रभुसत्ता लॉक ने सीमित राज्य का तर्क दिया, जैसे राजनीतिक प्रभुसत्ता रूसो ने सामान्य इच्छा जैसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता के अपने सिद्धांत पर आधारित लोकतांत्रिक राज्य के बारे में विचार व्यक्त किया। आलोचकों के खराब इतिहास, द कानून तथा खराब दर्शन के आधार पर सामाजिक अनुबंध की निंदा की। इसे खराब इतिहास बताया गया क्योंकि अनुबंध का निर्णय कब किया गया इसका कोई प्रमाण नहीं है। खराब कानून इसलिए कहा गया क्योंकि एक बार अनुबंध बन जाने पर वह अपरिहार्य बन गया। प्रवेश की अनुमति दी गई लेकिन बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक तरफा यातायात जैसे अनुबंध इसलिए कानूनी तौर पर अवैध बताया गया। जहां तक खराब दर्शन की बात है कि राजनीतिक चेतना कभी भी एक क्षण का परिणाम नहीं हो सकती, जैसा कि अनुबंधवादी हमें विश्वास करने पर बाध्य करते हैं। लेकिन कम से कम दो आधारों पर सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक, राज्य को लोगों की सहमति का उत्पाद घोषित करके इसने राज्य को आधुनिक संपूर्ण के लिए आधार तैयार करने का काम किया। दो, राज्य की उत्पत्ति का एक वैकल्पिक सिद्धांत देकर इसने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को अविकसित कहकर उसकी निंदा की। 3.2 ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकासक्रम सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का उदार सिद्धांत भी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में अपेक्षाकृत अधिक या कम एक सही स्पष्टीकरण इसके अनुसार ऐतिहासिक विकास है या क्रमिक विकास का परिणाम है। यह एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में है। यह वृद्धि है, निर्माण नहीं। इस तथ्य को वर्गरस ने सही तरीके से प्रस्तुत किया है। यह राज्य मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक अनुभूति है। ऐसा कोई एक ही कारण ढूंढ पाना व्यर्थ है जिससे सभी राज्यों की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण हो सके। विभिन्न कारणों की वजह से राज्य अस्तित्व में आया होगा। कुछ एक स्थान से तथा कुछ अन्य स्थान से संचालन कर रहे होंगे। यह चाहे जो भी हो, राज्य मानव का सोचा समझा हुआ सृजन नहीं है, सजग अन्वेषण की भाषा से अधिक कुछ नहीं। राजनीतिक चेतना का विकास होने में बहुत लंबा समय लगा होगा और प्रारंभिक राज्य इस चेतना के विकास के साथ बढ़ा होगा। गार्नर ने भी तर्क दिया कि राज्य न तो ईश्वर की संरचना है, न ही किसी श्रेष्ठ भौतिक शक्ति के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया, न ही ठोस या केवल परिवारों के विस्तार के फलस्वरूप अस्तित्व में नहीं आया। यह बिल्कुल अपूर्ण शुरुआत के सामाजिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया का उत्पाद है। गेटाल ने कहा है, हर अन्य सामाजिक संस्था की तरह राज्य अनेक स्रोतों से और विभिन्न दशाओं में उठा तथा लगभग अस्पष्ट रूप से यह उभरा। राज्य के क्रमिक गठन के लिए उत्तरदायी दो कारकों में शामिल हैं। आय, सामाजिक प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति जो मानव को समाज में रहने के लिए बाध्य करती है, उसके बिना या तो वह जंगली जानवर है या देवता, और जिसके जरिए मानव अपने गुणों का विकास करने में सक्षम है। 2, रिश्ते यानी रक्त संबंध। मैकलवेर ने कहा, रिश्तेदारी समाज का निर्माण करती है और बदले में समाज राज्य का निर्माण करता है। यह एकता का सबसे प्रमुख बंधन था, परंतु एकमात्र सही एक कारण नहीं था जिसके कारण समाज का निर्माण हुआ। लोगों ने एक सामान्य चेतना, सामान्य हित तथा सामान्य उद्देश्य रिश्ते संबंध विकसित कर लिए थे और बहुत ही कठिनाई से उसने सामाजिक संबंधों को स्थान दिया होगा। 3, सामाजिक चेतना का निर्माण करने में धर्म को एक प्रमुख कारक बताया गया। गेटेल कहता है कि रिश्तेदारी तथा धर्म उसी चीज के दो पहलू हैं। प्रारंभिक मनुष्य को सत्ता तथा अनुशासन आदि बनाने और सामाजिक एकता तथा एकजुटता की उत्कृष्ट भावना का विकास करने के मामले में रिश्तेदारी की अपेक्षा सामान्य पूजा कहीं अधिक आवश्यक थी।
4 राज्य के निर्माण में ताकत मुख्य कारक नहीं रही होगी, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य को बनाने तथा उसका विस्तार करने के मामले में यह उसका एक कारक रही होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ताकत कमजोरी को दास्ता में बदल देती है, दास्ता एकता में, और एकता को शक्ति के रूप भी। आर्थिक कार्यकलापों ने भी राज्य के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई, यह एक अन्य कारक है। इन्होंने उत्पादन, विनिमय, वितरण और खपत के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं को संपत्ति के अधिकार के साथ जोड़ा, जैसा कि विकास के बाद के चरण में एक अन्य प्रमुख कारक है राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना शब्द में कई बातें एक साथ मिलाकर रखी गई है। उस भूमि के प्रति प्रेम जहां लोग रहते हैं, भूमि की रक्षा करने की इच्छा, व्यवस्था तथा सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक संबंध, राजनीतिक संबंधों को प्रोत्साहन, सीमा क्षेत्र के विस्तार की भावना, युद्ध तथा विजय, शक्ति तथा शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति के राजनीतिक विचार की विजय तथा प्रणाली के प्रति निष्ठा। ये सब समय के साथ बढ़ते हुए तथा विकसित होते हुए राजनीतिक संगठन राज्य की तितर बितर की स्थिति व्यक्ति हासिल करते हुए तथा प्रारंभ होते हुए आकार ग्रहण करते हुए तथा जटिलताओं में पुनः आकार लेते हुए तथा अन्य प्रकार के राज्य गेटेल के तर्क को निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य एक क्रमिक तथा प्राकृतिक ऐतिहासिक विकास है। यह न तो दैवी शक्ति का उपहार है, न कि मानव की सोच समझकर किया गया कार्य है। इसका प्रारंभ इस धुंधले अतीत में खो गया है जिसमें सामाजिक संस्थाएं सजग होकर उभर रही थी और इसके विकास ने विकासात्मक वृद्धि के सामान्य कानूनों का अनुसरण किया है। 3 मार्क्सवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की सर्वोत्तम प्रस्तुति फ्रेडरिक एंजेल्स ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में किया है। एजेंस कहता है, इसलिए राज्य बाहर से दबाव डाले गए समाज में एक शक्ति है। यह नैतिक विचार की वास्तविकता है। यह तर्क की तस्वीर की वास्तविकता है। जैसा कि हेजल मानता है कि यह सामाजिक विकास एक निश्चित चरण पर समाज का उत्पाद है। यह इस बात को स्वीकार करता है कि समाज अपने आप में मिश्रित न होने वाले विरोधाभासों से उलझा हुआ है, समझौता न करने योग्य विरोधाभासों में विभक्त है, आर्थिक हितों के संघर्ष वाले वर्गों में बंटा हुआ है। उनमें जारी नहीं रह सकता है और समाज कठोर संघर्ष में, समाज से ऊपर किसी सत्ता से जुड़ा हुआ संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से आवश्यक हो गया। अपेक्षाकृत पुराने बंधनों के भीतर इसे रखता हुआ और यह शक्ति समाज से उठती हुई लेकिन इससे ऊपर अपने को रखती हुई तथा इससे अपने को विलग करती हुई राज्य है। एजेंस कहता है कि राज्य प्राकृतिक संगठन नहीं है। उनके अनुसार यह अनंत काल से अस्तित्व में नहीं है। ऐसे अनेक समाज रहे हैं जो इसके बिना रहे। सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण में राज्य आवश्यक हुआ। ऐसा दो परस्पर विरोधी वर्गों में समाज के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। तदनुसार राज्य परस्पर विरोधी वर्गों का उत्पाद है और अपने कल्याण के लिए यत्र आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्व वाले वर्ग का है और जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं है उनके हितों के खिलाफ है। मार्क्सवादी विचार के अनुसार यह उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को आविर्भाव तथा वृद्धि है। परस्पर विरोधी वर्ग उठे और राज्य स्वामित्व वाले वर्ग तथा गैर स्वामित्व वाले वर्ग के रूप में वर्ग के हित में तथा विरोध में उभरा। इसलिए एजेंस का निष्कर्ष है, नियम के अनुसार राज्य सर्वाधिक शक्तिमान है। राज्य आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्व वाला वर्ग है राज्य के माध्यम के जरिए, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्व वाले वर्ग से है, इसलिए दलित वर्ग को दबाए रखने तथा उसका शोषण करने के लिए नए नए तरीके प्राप्त करता है। इस प्रकार प्राचीन काल का राज्य गुलामों को बनाए रखने के उद्देश्य से गुलाम मालिकों का राज्य था। किसानों, चरवाहों तथा जमींदारों को नियंत्रण में रखने के लिए यह सामंतवादों का अंग था और आधुनिक प्रतिनिधिमूलक राज्य पूंजी द्वारा वेतन भोगी श्रमिकों का माध्यम है। राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख पहलुओं को निम्नलिखित रूप में संक्षेप में रखा जा सकता है। 1. राज्य प्रकट हुआ क्योंकि परस्पर विरोधी वर्ग सामने आए। ये वर्ग सामने आए क्योंकि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व सामने आया। 2. राज्य वर्ग समाज का परिणाम है और सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण पर सामने आया। 3. राज्य वर्ग संस्था के रूप में आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्व वाले वर्ग का, गुलामों के मालिकों का अथवा बाद में सामंतों का, पूंजीवादियों का है। 4. राज्य का तात्पर्य है सार्वजनिक शक्ति लागत का इस्तेमाल करने के लिए वैधानिक अधिकार। 5. राज्य की शक्ति अफसरशाही, पुलिस, सेना, न्यायालयों, कारागृहों और ऐसे अन्य कई माध्यमों के जरिए कार्य करती है। 6. प्रभावशाली तथा कुशलतापूर्वक कार्य करने की सार्वजनिक शक्ति के लिए राज्य लोगों पर कर लगाने, ऋण लेने और संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करता है। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत हमारे साधारणीकरण से अधिक मेल नहीं खाता। यह कि राज्य वर्ग समाज तथा वर्ग विरोध के परिणामस्वरूप बना होगा और ये वर्ग निजी स्वामित्व के कारण पैदा हुए होंगे। उत्पादन के साधन राज्य की उत्पत्ति के लिए अधिक स्पष्टीकरण नहीं उपलब्ध कराते, जैसा कि एक वर्ग संस्था के रूप में राज्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए गैर स्वामित्व वाले वर्ग का शोषण पक्षपात पूर्ण होता है। यह कि राज्य दमन करने वाली संस्था है, हमेशा ऐसा ही है कि इस पर विश्वास कर पाना मुश्किल लगता है। चार दशमलव चार राज्य के प्रभुत्वशाली परिप्रेक्ष्य। 4.1 उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य। राज्य के उदारवादी व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य के बारे में लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ, जॉन स्टुवार्ट मिल और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक के पश्चिम के राजनीतिक दार्शनिकों की पुस्तक में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राज्य की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित में शामिल हैं। 1. व्यक्ति सभी कार्यकलापों का मुख्य बिंदु है। तार्किक होने के कारण वह राज्य समेत सभी संघों का लक्ष्य होता है। हर वस्तु का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है। 2. व्यक्ति अपने सभी हितों का निर्णायक होता है और उसके पास सभी अधिकार स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। कोई भी चीज उसकी स्वायत्तता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उसके अधिकारों को उससे अलग नहीं किया जा सकता है। उसकी स्वतंत्रताएं पवित्र हैं। 3. राज्य व्यक्ति के लक्ष्य का साधन है। राज्य की शक्तियां इसके कार्यों के अनुपात में हैं। व्यक्ति के साधन समाप्त होते हैं या सीमित हैं और इसके सभी कार्यों और शक्तियों में सीमित होते हैं। उदार व्यक्तिवादी राज्य आवश्यक नहीं है कि ये बुरा हो, यह एक आवश्यक बुराई है। यह उसी हद तक रहता है जितना कि व्यक्ति चाहता है। इसकी शक्तियां पूर्ण नहीं होती। व्यक्ति की स्वायत्तता के सामने यह कभी पूर्ण नहीं हो सकती। समय गुजरने के साथ साथ तथा लोकतंत्र के शुरू होने के साथ उदारवादियों ने कल्याणकारी राज्य कार्यों का विकास किया है और इसलिए शक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए हॉब्स और लेवियायान के विचारों का समर्थन नहीं किया है।
4 उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य अपने नकारात्मक स्वरूप से सकारात्मक की ओर बढ़ा है और सकारात्मक संस्था से कल्याण की ओर बढ़ा है, यह सुधारोन्मुख संस्था है। उदारवादी तथा परंपरावादी नहीं है जितने की रूढ़िवादी, लेकिन वे राज्य में ताजगी लाने के लिए रूढ़िवादी भी नहीं है। वे यह अवश्य महसूस कर सकते हैं कि सुधार जरूरी है और उन्हें जब जरूरत हो कारबार बनाया जाए। ये इस रूप में परिवर्तनों के पक्ष में है, बदलते समय के साथ उपयुक्त बढ़ते हुए परिवर्तन के वे पक्षधर हैं। 5 उदारवादी व्यक्तिवादी प्रारंभिक रूप से उदारवादी थे, वे परंपरावादियों तथा रूढ़िवादियों। 5 उदारवादी व्यक्तिवादी प्रारंभिक रूप से उदारवादी थे, वे परंपरावादियों तथा रूढ़िवादियों के खिलाफ उदार थे। तदनुरूप उन्होंने जब जब लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात चली उनका स्वागत किया। इस रूप में उन्होंने ऐसे राज्य की वकालत की जो लोगों की सहमति पर आधारित हो। लॉक के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में संभवतः अधिक सत्य न हो, लेकिन अनुबंध पर उसकी जिद का समाज द्वारा निर्णय लिया गया और समाज के बाहर उठते हुए राज्य ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि लॉक और उसके बाद के सभी उदारवादियों ने राज्य को मनुष्य की सहमति का एक उत्पाद बताया, इसलिए उदार लोकतांत्रिक राज्य एक सहमति मूलक राज्य है। 6 आर्थिक दृष्टि से राज्य का उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य अपनी शक्ति के मामले में सीमित था। वह पूंजीवादियों का एक राज्य था जो व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहन देता था, मुक्त व्यापार की वकालत करता था, तटकर के अवरोधों को दूर करता था तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता था। लॉस्की ने एक बार कहा था कि उदारवाद पूंजीवादियों का राजनीतिक दर्शन है। राज्य के उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य ने व्यक्ति की वास्तविकता से अधिक मूल्यांकन किया तथा इसके विपरीत राज्य की क्षमताओं का मूल्यांकन वास्तविकता में कम आकलन किया गया। इसके उत्साह में उसने व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और स्वायत्तताओं का संरक्षण और संवर्धन किया, जिसके चलते हुए उसने पूंजीवादी व्यवस्था का निर्माण किया, जहां पर राज्य की स्थिति को कमजोर कर दिया, जिसने शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले साधनों का ही क्रय कर दिया। 4.2 सामयिक स्वेच्छावादी परिप्रेक्ष्य। राज्य का सामयिक स्वेच्छावादी परिप्रेक्ष्य द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर एक और वर्ग से बहुवाद तक तथा उससे नए बहुवाद तक तथा दूसरी ओर नवदक्षिणपंथी स्वेच्छावाद से लेकर नव वामपंथी उदारतावाद तक कुल मिलाकर उदारतावाद के व्यापक ढांचे तक विस्तृत रहा है। राज्य का सामयिक स्वेच्छावादी परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित रूप में संक्षेप में दिया जा सकता है। राज्य के सार्वजनिक ब्रहलवादी परिप्रेक्ष्य कमैन हल की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। आय, राज्य समूह संघर्ष का स्थान है और इसलिए यह समूह दबावों के प्रति अत्यधिक अनुक्रियात्मक है। 2 विभिन्न संसाधनों के साथ समूह लगातार संघर्षों के संबंधों के साथ अस्तित्व में रहते हैं। 3 शक्ति एक प्रेक्षणीय तथा बिखरा हुआ स्वरूप है। 4 समूह सरकार के विशेषकर संभावित समूहों के आधार हैं। समाज न केवल राज्य से स्पष्ट है बल्कि काफी हद तक गैर संभावित रूप है। राज्य के सुधरे हुए बहुलवादी परिप्रेक्ष्य रिचार्डसन और जॉर्डन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। आय, राज्य विखंडित तथा समूहों के प्रति अनुक्रियात्मक होता है, परंतु राज्य अथवा सरकार के प्रति पहुंच विशिष्ट होती है। 2 सभी समूह समान नहीं होते, केवल विशेष समूह ही नीति निर्माण में भाग लेते हैं। 3 शक्ति निरीक्षणीय तथा बिखरी हुई दोनों ही होती हैं और 4 समाज तथा राज्य एक दूसरे के साथ संभावित समूहों के माध्यम से समेकित हो जाते हैं। राज्य के बहुलवादी बुद्धिवादी परिप्रेक्ष्य मैकफरलैंड मैककोनेल लोवी की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। आय, राज्य ऐसे अत्यधिक संसाधन संभावित समूहों के साथ विखंडित होता है जिनकी राज्य के अंदर काफी हद तक पहुंच होती है और जो राज्य की स्वायत्तता में उसके अनुरूप अंश का दावा करते हैं। 2 संभावित बुद्धिजीवी समूह की सरकारी हैसियतों तक आसान पहुंच होती है, परंतु विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समूहों का दबदबा होता है। 3 शक्ति निरीक्षणीय तथा अनिरीक्षणीय दोनों ही होती हैं। शक्ति के केंद्रीकरण की और उसकी प्रवृत्ति होती है और राज्य के नवबहुवादी परिप्रेक्ष्य लिंडब्लोम की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती हैं। आय, राज्य आर्थिक नीति में व्यावसायिक हितों के प्रति पूर्वाग्रहित होता है। 2 नीति निर्माण में व्यावसायिक हितों की निर्णायक भूमिका होती है और इस प्रकार समूह व्यवहार का महत्व कम हो जाता है। 3 शक्ति अनिरीक्षणीय संरचनात्मक तथा आदर्शात्मक होती है, प्राथमिक मुद्दों में केंद्रित तथा गौण मुद्दों में बिखरी होती है। 4 उस शक्ति पर नियंत्रण नहीं होता जो कि प्राथमिक मुद्दों में केंद्रित होती है और समाज राज्य से भिन्न होता है, परंतु इसमें उसका सीमित प्रभाव होता है। राज्य के नव दक्षिणपंथी स्वेच्छावादी हयक नैजिक रॉल्स की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती। आय, आर्थिक जीवन की तरह राजनीतिक जीवन भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा पहल का मामला होना चाहिए। 2 न्यूनतम राज्य के साथ जैसे फेयर मार्केट सोसाइटी होती है। 3 डेविड हेड के अनुसार नव दक्षिणपंथी स्वेच्छावाद के राजनीतिक कार्यक्रम में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं। आय, जीवन के अधिक से अधिक क्षेत्रों में बाजार का विस्तार। 2 अर्थव्यवस्था में अत्यधिक शामिल होने के राज्य दंड का निर्माण। 3 कुछ समूहों की शक्ति की कटौती। 4 कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए मजबूत सरकार खड़ी करना। राज्य के नव वामपंथी स्वेच्छावादी परिप्रेक्ष्य पैटमैन मैकफरसन तथा पोलांतजास की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती हैं। आय, राज्य सहित समाज की सभी प्रमुख संस्थाएं नागरिकों की प्रत्यक्ष सहभागिता के आधार पर बनाई जानी चाहिए। 2 राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने संबंध सदस्यों के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। 3 प्रणाली में ही संभावित प्रयोग की संभावना सुनिश्चित करते हुए मुक्त संस्थागत प्रणाली बनाए रखी जानी चाहिए। 4 गरीबों की ओर ध्यान रखा जाना चाहिए, खुली सूचना प्रणाली सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य के सामुदायिकतावादी परिप्रेक्ष्य सेंटल वाल्जार ट्रेलर की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती। आय, समुदाय सभी मूल्यों का स्रोत है। समुदाय का विकास अभिष्ट मूल्यों पर निर्भर करता है। 2 समुदाय के सदस्य के रूप में नागरिक राज्य के अंदर ही नागरिकता का उच्चतर स्तर प्राप्त कर सकते हैं। 3 राजनीति व्यापार की ही तरह कभी समाप्त न होने वाली सतत जारी रहने वाली क्रिया है और हमारे चारों ओर होती रहती है। 4 राजनीति संघर्ष का स्रोत तथा कार्यकलाप का तरीका दोनों ही हैं। 4.3 सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य राज्य का समाजवादी लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य कई दृष्टियों से मार्क्सवादी समाजवादी परिप्रेक्ष्य के विपरीत है। इसके विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में विकासवादी समाजवाद, फेबियनवाद, गिल्ड समाजवाद, संसदीय समाजवाद तथा हेराल्ड लॉस्की द्वारा प्रतिपादित एक अन्य प्रकार का समाजवाद शामिल है। विकासवादी समाजवाद परिप्रेक्ष्य की सामान्य विशेषताओं में कम से कम प्रमुख विशेषताओं को हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। 1 शक्ति के साधन के रूप में क्रांतिकारी तरीकों का विचार पूर्ण रूप से छोड़ देना तथा संसदीय साधनों को पूरी तरह अपना लेना। 2 उन समाजवादी दलों का परिवर्तन जो केवल श्रमिक वर्ग के हितों के लिए लोगों के उन दलों से बातचीत करते हैं जो सामान्य कल्याण करना चाहते हैं।
3. इस तथ्य को मान्यता देना कि समाजवाद की परिभाषा सामाजिक और आर्थिक आदर्श के रूप में लोकतंत्र के विचार से अलग करने योग्य नहीं है। समाजवाद लोकतांत्रिक तरीकों से ही प्राप्त किया जाना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था राज्य के विधेयक के जरिए समाजवाद लाया जाना चाहिए। 4. मानव स्वतंत्रता तथा मानव